welcome to Selection IAS. So this is the very first class of the international relations, अंतरराष्ट्रीय संबंध. जीएस पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस, ना केवल जीएस 2 में बल्कि जीएस 3 में, जीएस 1 में, जीएस 4 में इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं. गॉट इट. वन टॉपिक आपको एसे के अंदर भी देखने को मिलेगा. ऐसे में एक टॉपिक आप जानते हो 125 मार्क्स का आता है, 125 नंबर का. गॉट इट. सो आईआर इज सच ए डायनामिक सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया स्टैटिक पोर्शन का होना चाहिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने कुछ चीजें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में कवर भी किया है, बट यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से कवर करेंगे. ओके, बेस्ड ऑन द डिमांड एंड नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड आल्सो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स दैट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस आर फॉलोइंग इन देयर मेंस एग्जामिनेशन. ओके, सो स्टैटिक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा 70 ईयर्स में हमने क्या किया वो बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा. और डायनामिक क्वेश्चन में अभी करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया और इसके नेबरहुड कंट्रीज के साथ में. ओके, जो पावरफुल कंट्रीज हैं अभी उनके बीच में क्या हो रहा है, राइट. और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गॉट इट, G7, G33, G20, जो आप 21 हो गया है आफ्टर द अफ्रीकन यूनियन, यू नो. तो ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया के क्या रोल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. गॉट इट. आपको थोड़ा सा बर्डन लग सकता है, बट एक्चुअल में अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इसमें एक नेचुरल इंटरेस्ट आपको इनकलकेट करना. ओके, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड. आपके एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं होगा तो कल को बहुत प्रॉब्लम आएगी. सो इसकी सबसे पहले रैशनैलिटी समझते हैं. रैशनैलिटी क्या है? देखो, एक तो हमारी सर्विस होती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, जिसमें आप हाई कमिश्नर्स बनते हो, एम्बेसडर्स बनते हो, डिप्लोमेट्स बनते हो और फॉरेन ग्राउंड्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. सो एक सर्विस की चॉइस यूजुअली टॉप 3 में कई लोग रखते हैं. इससे कई लोगों को फर्स्ट पोजीशन में यही प्रेफरेंस अच्छा लगता है. अदरवाइज टॉप 5 में तो सब लोग आईएफएस को रखते ही रखते हैं. गॉट इट. रखना भी चाहिए, काफी प्रेस्टिजियस सर्विस है, काफी एलिट सर्विस मानी जाती है. तो एक रीजन तो ये है. सेकंड रीजन ये है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तब भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए फॉरेन जाना पड़ता है. गॉट इट. पॉलिसी मेकिंग के लिए कई बार समिट्स हो रहा होता है इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड. कई बार जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में आप जाते हो फॉरेन ग्राउंड पे. गॉट इट. तो इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सिमिलरली आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर, राइट. तो उसमें भी क्या होता है कि आपकी फॉरेन ट्रेनिंग होती है, फॉरेन अटैचमेंट होता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ में जितने भी इकोनॉमिक डील्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइज होते हैं, ओके, फाइनेंशियल डील्स होते हैं, वहां पे आईआरएस ऑफिसर रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारी सर्विस का पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस. गॉट इट. तो इसे आप चाह करके भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल पीएसआईआर नहीं है वो इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं. गॉट इट. न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है इंडो चाइना के ऊपर, ईरान और यूएस के वॉर के ऊपर, तो आप में से कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसके ऊपर, इग्नोर कर देते हो. गॉट इट. बिल्कुल गलत बात है. ये अप्रोच आपको बिल्कुल भी कभी अच्छी पोजीशन पे लैंड नहीं करेगा. सो प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू करें. और दिस इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू. जब आप इसे आप पढ़ना शुरू करोगे, जब आईआर को एक गेम की तरह आप समझने लग जाओगे. गॉट इट. जैसे ईरान और यूएस की भी हम बात कर रहे थे, तो ईरान के पीछे कौन है? रसिया है. रसिया क्यों है? चाइना भी है उसके साथ में, चाइना के साथ में नॉर्थ कोरिया है. क्यों है? बट जब ये आप समझना शुरू कर देते हो डिफरेंट फंडामेंटल्स को, ओके, डिफरेंट इक्वेशंस को, तब आपको अच्छा लगने लगता है. नंबर 2 कि जब आप आईआर को फॉलो करते हो तो आप अपने अंदर एक क्वालिटी को डेवलप करते हो जिसे कूटनीति बोलते हैं. आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र के अंदर भी 2500 साल पहले इसकी बात की. डिप्लोमेसी. ओके, हम सभी को जब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनना होता है तो आपके अंदर इस क्वालिटी को चेक करी जाती है कि आपके अंदर वो कूटनीति है कि नहीं, वो डिप्लोमेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है कि नहीं, वो एप्टीट्यूड है कि नहीं. गॉट. क्योंकि डिप्लोमेटिक वैल्यूज आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी हो वहां पे भी काम आती है. गॉट इट. नेगोशिएशन में, परसुएशन में, कम्युनिकेशन में. गॉट इट. कोई भी प्रोजेक्ट आपको साइन करवाना हो या पास करवाना हो, हर जगह पे इसका यूज होता है. गॉट इट. तो अगर आप ग्रुप में सर्विस के अधिकारी बनना चाहते हो, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस बनना चाहते हो, तब आपको एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी बनना पड़ेगा. ओके, डिप्लोमैट भी बनना पड़ेगा. गॉट. चाणक्य नीति जैसी चीजों को अपनानी पड़ेगी. मैकियावेली का आपने नाम सुना होगा, उनके जैसा थोड़ा सोचना पड़ेगा. गॉट इट. तो आईआर को जब आप पढ़ते हो और आईआर के रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं न्यूज पेपर में या न्यूज में, उससे आप फॉलो करते हो, तब आपके एप्टीट्यूड उस डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाता है. और जिससे बहुत सारा चांसेस होता है आपका इंटरव्यू क्रैक करने का, मेंस निकालने का, प्रीलिम्स निकालने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट.
ये केवल जीएस पेपर 2 में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाए, काम खत्म हो गया। ये इनडायरेक्टली सभी पेपर्स में आएगा, और डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में भर भर के सवाल यूपीएससी पूछती है। गॉट इट? सो नेचुरल इंटरेस्ट प्लीज इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? इट डजेंट मैटर आपको ऑप्शनल क्या है, फिलोसफी है, संस्कृत है, हिंदी लिटरेचर है, डजेंट मैटर। Okay, you are going to join group services, then you are supposed to follow the international relations development. That's it. There's nothing in between. Got it? So let's begin. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस क्या है, उसको डिकोड भी करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी ने तो 3 लाइन में दे दी है, बट उस 3 लाइन का मतलब क्या है, ओके, उसके माइक्रो टॉपिक्स क्या है, ये सारी चीजें मैं डिकोड करने वाले हूँ आज की क्लास में। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग जो 30 to 40 कीवर्ड्स हैं, ओके, एक तरीके से आप डिक्शनरी बोल सकते हो, वो हम मास्टर करेंगे। बिकॉज ये सब्जेक्ट काफी, इसके अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो, राइट? तो डेफिनेटली सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में, ओके, वी टीच यू द बेसिक फंडामेंटल कीवर्ड्स एंड कांसेप्ट, और इसके बाद ही हम सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, राइट? तो आज की क्लास में हम सिलेबस की बात करेंगे, सोर्सेस की बात करेंगे। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, राइट? सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑफिशियली जीएस पेपर 2 ऑफिशियली, जहां पे यूपीएससी ने अपनी सिलेबस में दिया मेंस एग्जामिनेशन में। बट जीएस 1 में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेट हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से रिलेट करते, सोसाइटी से रिलेट करते। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेट करके, इन्वायरमेंट से रिलेट करके वो पूछ देते हैं, गॉट इट? और जीएस पेपर 4 के अंदर डिप्लोमेटिक एथिक्स की, इंटरनेशनल एथिक्स की बात करी जाती है, गॉट इट? सो उसके वहां पे भी सवाल पूछते हैं, प्लस ऐसे ऐसे आप जानते हो वहां पे भी टॉपिक आ जाते हैं, गॉट इट? सो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है हमारे एग्जाम के अंदर, और इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 5 to 10 सवाल वो आईआर से पूछते ही पूछते हैं, गॉट इट? यस। सो इसका सोर्स क्या होना चाहिए? आईआर को पढ़ने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी सोर्सेस हैं, गॉट इट? जिनको किताबें पढ़नी है, जिसको बुक्स पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 12 की एक एनसीईआरटी पढ़ना है, गॉट इट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक? वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से, जिसमें वर्ल्ड वॉर वगैरह की बात करी गई है, आप उसे पढ़ सकते हो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट? सेकंड, आपको यहाँ पे पढ़ना है डेली बेसिस पे न्यूज पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आईआर के आर्टिकल ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आते हैं, गॉट इट? जैसे आपने सुहासिनी हैदर का नाम सुना होगा, राइट? वो एडिटोरियल लिखती है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में, काफी बढ़िया आर्टिकल लिखती है वो, तो आपको द हिंदू में फॉलो करना है उनको। थर्ड, योजना में क्या होता है कि पूरे साल में 1 या 2 इशू, मंथली इशू आता है इसका, तो पूरे साल में 1 या 2 इशू आईआर के ऊपर होता है, तो वहां से गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की अपनी पब्लिकेशन है, गॉट इट? सो ये आप जरूर पढ़ेंगे, ओके? और जिनको बुक्स पढ़ना है वो एनबीटी पब्लिकेशन की, एनबीटी अगेन गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, इसकी आईआर की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, गॉट इट? बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको, इसमें से कोई भी नहीं पढ़ना, गॉट इट? क्यों? क्योंकि ये सारे हमने अपने नोट्स में कवर कर रखा है 143 पेजेस के अंदर, ओके? दैट्स द क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी, द स्टैंडर्ड सोर्सेस। हाँ, न्यूज पेपर को जरूर पढ़ना है, क्योंकि न्यूज पेपर डायनामिक है ना, हर रोज कुछ नया आता है, फाइन? सो न्यूज पेपर को आपको जरूर फॉलो करना है, बाकी उसके अलावा कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, तो इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस एक बार देख लेते हैं। 250 मार्क्स का जीएस पेपर 2 होता है, उसके अंदर इन्होंने इसकी बात की। तो यूपीएससी का सिलेबस में सिंपली कीवर्ड्स लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसकी डिटेल में क्या होगा, ये सब कुछ नहीं बताते हैं। तो यूपीएससी ने लिखा है जीएस पेपर 2 के अंदर बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 कंट्रीज के बीच में, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, रीजन स्पेसिफिक, ओके, उनके बारे में और उनके एग्रीमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर टू यू? दैट्स द नंबर 1 पॉइंट, फाइन? नंबर 2 में हमें यह समझना है कि इंडिया और इसके नेबरहुड रिलेशंस कैसे, हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके साथ में हमारे रिलेशंस कैसे, गॉट इट? किस तरह के वॉर ऑफ कंटेंशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, सबसे पहले क्लास में ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, सो दैट ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करे और आप चीजों को सही तरीके से फिल्टर करके पढ़ पाओ। नोट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, गॉट इट? वी हैव टू फोकस ऑन द रेलेवेंट टॉपिक्स ओनली, got it? So include relevant topics and exclude irrelevant topics, got it? Next, international institutions, agencies के बारे में बात करनी है, वर्ल्ड बैंक, ओके, G7, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। पॉलिसीज और पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशन को सेव करने में? जैसे जब कांग्रेस की सरकार होगी तो नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा अलग होगा, गॉट इट? सिमिलरली जब बीजेपी की सरकार होगी तो नेचर अलग होगा। तो ये पॉलिटिक्स वाइज और पॉलिसीज वाइज कैसे इवॉल्व करता है, कैसे चेंज होता है, राइट? वो शेप कैसे मिलता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। देन इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का मतलब है
कि पहले जो लोग ओरिजिनली इंडियंस थे, ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मे बी वो किसी रीजन से आप किसी और देश में सेटल है, वो एनआरआई हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, गॉट इट। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज उनको ब्रिटिश क्या करते थे, जबरदस्ती फोर्सफुली उनसे बॉन्डेड लेबर करवाते थे, ओके, अफ्रीका में, सदर्न अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली बागानों में, ओके, काम करवाते थे, चाय के बागान हो गया, माइनिंग्स हो गया वहां पर, तो वो लोग वहीं पर बस गए, उन्हें बोलते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, गॉट इट। सो जो लोग इंडियंस थे पहले, जिनके बाप दादा परदादाओं में से कोई इंडियन था और अभी वो किसी और देश के सिटीजन थे, सो हमारी कोशिश ये है कि उनको इंडिया बुलाया जाए, एटलीस्ट फॉर दी यू नो फॉर बेटर रिलेशन। ये नहीं कि आप अपनी कंट्री छोड़ के वापस हमारे देश में बस जाओ, नहीं, रिलेशन तो अच्छा हम कर सकते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट तो ले सकते हैं कि आप अपने देश में, अपने ओरिजिन कंट्री के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कीजिए, गॉट इट। तो वो डायस्पोरा बोलते हैं। और सेकंड रीजन कि आज के जमाने में भी आप जानते हो इंडिया से स्पेशली जो बैकवर्ड स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओके, केरला, इनफैक्ट केरला, केरला से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मिडिल ईस्ट में, ओके, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में जाके काम करते हैं एज अ वर्क फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो वो वहां पे रहते हैं तो ऑफकोर्स उनके कुछ इश्यूज होंगे, तो उसके बारे में इंडिया क्या कर रही है। प्रवासी भारतीय दिवस का आपने नाम सुना होगा, प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, पीबीडी, जो हर साल 9 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, ओके, 9 जनवरी। 9 जनवरी का डेट हमने क्यों चूज किया है प्रियंका? वाई डू वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस ऑन 9 जनवरी एवरी 2 इयर्स? आप बताइए आयुषी, यही डेट क्यों चुना गया है प्रवासी भारतीय दिवस के लिए? एक्चुअली जहां तक मुझे पता है कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, इस डेट पे, तो इसलिए हम प्रवासी एब्सोल्युटली, भारतीय दिवस मनाया जाता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही रीजन है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, गॉट इट। सो दैट्स वाई डेट को जो मेमोरेबल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू कर दिया, एवरी 2 इयर्स पे, हर 2 साल को होता है ये, गॉट इट। जैसे बनारस में हुआ था लास्ट टाइम, उज्जैन में हुआ था, गॉट इट। सो इसमें हम जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से एनआर आए हैं उनको इंडिया बुलाते हैं, 2 दिन का 3 दिन का कॉन्फ्रेंस करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सो दैट हमारी रिलेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, गॉट इट। तो ये सारी बारीकियों को अपने को समझना। बाकी यहाँ पे माइक्रो टॉपिक लेवल का भी हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, बट तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए बेसिकली 1947 के बाद इंडिया ने पॉलिसी क्या अपनाई, नेहरू जी के टाइम पर क्या था, लुक पॉलिसी क्या है, गुजरात डॉक्ट्रिन किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, आप पढ़ोगे अभी, गॉट। और रिसेंट पॉलिसीज क्या है, अभी भारत सरकार की स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जब भी आईआर की बात होगी तो आईआर के लिए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, गॉट इट। सो इसकी पॉलिसीज होती है, इनको आपको पढ़ना होता है, राइट। तो इनके पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, इंडिया और नेबरहुड कंट्रीज के साथ में किस तरह की प्रॉब्लम से इश्यूज है कंट्री वाइज, इसकी एनालिसिस आपने करनी है, गॉट इट। और एक्सटेंडेड नेबरहुड यानी थोड़ा और आगे तक, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, गॉट इट। आसियान क्या है, सेंट्रल एशिया, यानी इंडिया के जो ऊपर वाली जो कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्रीज है ईस्टान वाले, गॉट इट, इनको सेंट्रल एशिया बोलते हैं, फाइन। वेस्ट एशिया के साथ यानी मिडल ईस्ट, अरेबियन कंट्रीज है जहाँ पे, गल्फ कंट्रीज है जहाँ पे, उनके साथ में इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, ओके। और वर्ल्ड के साथ में, यूरोप के साथ में, अफ्रीका के साथ में, अमेरिका के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ओवरऑल बहुत डेप्थ में आपको जीएस के लिए नहीं जाना है, ऑप्शनल के लिए आपको जाना पड़ेगा, राइट। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, स्पेशली यूएन, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली क्या है, वो कैसे काम करती है, एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गॉट इट, ये सारी चीजें। और इंडियन डायस्पोरा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्लियर है। तो वी हैव जस्ट एनालाइज द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द जीएस पेपर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कीवर्ड्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको समझना है, गॉट इट। एंड आई वांट योर पार्टिसिपेशन, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछूंगा सो दैट मुझे आइडिया लगे कि आपका लेवल क्या है, गॉट इट। चलो, तो सबसे पहली चीज कि आईआर के अंदर नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने मेरी आंसर राइटिंग की क्लासेस देखी है तो वहां पे मैंने इनके ऊपर बात की है कि जब आप आंसर राइटिंग किसी भी एग्जाम में करते हो तो ट्राई करो उस सब्जेक्ट के कीवर्ड्स को मेंशन करने की। फॉर द एग्जांपल, अगर आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हो तो यू आर सपोज टू राइट सो मेनी अट्रैक्टिव कीवर्ड्स ऑफ एथिक्स, गॉट इट।
तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में अपनी बात करोगे तो उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले। ओके, फॉर द एग्जांपल कि जब भी दो कंट्री की बात हो रही है तो आप बार बार ये लिख रहे हो कि रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये एक लेमैन लैंग्वेज है। एक किसी को एक स्टैंडर्ड यूपीएससी का एस्पिरेंट क्या लिखेगा? बायलैटरल रिलेशन। गेटिंग इट? सो हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं, ये ज्यादा नहीं होते, 30 to 40 होते हैं। जब भी आप उन सब्जेक्ट का आंसर लिखते हो तो ट्राई करो वही कीवर्ड्स बार बार लिखने, अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करने। ओके, इट विल गिव यू एज। तो ये कुछ स्मार्ट हैक्स होते हैं एंड इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस ऑनली। तो हर सब्जेक्ट में इस तरह के एनालिसिस हम करने वाले हैं।